इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में हमने संसद के विषय में बहुत विस्तार से पढ़ा है और ये जाना है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा की समस्त कार्य प्रणालियाँ और उससे जुड़ा हुआ लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ा हुआ या राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ छोटे से छोटा पहलू आपको टच करवाने की कोशिश करी है। और संसद को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद आज हम आते हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की ओर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और उस संसदीय व्यवस्था में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं होते, राष्ट्रपति भी होता है। और राष्ट्रपति ही हमारे संसदीय व्यवस्था का या यूं कहें कि हमारे केंद्र का, हमारे राष्ट्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, यानी उसके ही हस्ताक्षर से सारे काम होते हैं। तो मोटा मोटी कहना ये गलत नहीं होगा कि एक तरह से राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन यह भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र का मुखिया संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति अवश्य होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से या वास्तविक मुखिया जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। तो आप दोनों ही पहलुओं से अगर देखें कि प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होने के साथ साथ अकेले सारे कार्यों को संपादित नहीं कर सकता, इसलिए उसकी भी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, एक मंत्रियों का समूह होता है। और अगर राष्ट्रपति की ओर देखें तो राष्ट्रपति भी अकेले किसी काम को संपादित नहीं कर सकता, उसकी भी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक होने के साथ साथ वास्तविक पद भी है। इन दोनों ही पदों के लिए मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का होना बहुत आवश्यक है और मंत्रिमंडल ही एक तरीके से हमारी सरकार को चलाता है, हमारे देश को चलाता है। चलिए आइए, आज हम इस मंत्रिपरिषद के विषय में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी, STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। मंत्रिपरिषद, आइए देखिए, जैसा हम कुछ भी पढ़ते हैं संविधान में, सबसे पहले हम उसको कुछ अनुच्छेदों में पिरोने की कोशिश करते हैं। आपके सामने यहाँ 2 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद इससे ज़्यादा है। मेन अनुच्छेद मैंने 2 लिख दिए हैं यहाँ पे, जो आपको मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल पढ़ने में यहाँ पे मुख्य भूमिका अदा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं और आप ये बहुत स्मरण में रखें कि मंत्रिपरिषद को जब भी पढ़ें, मंत्रिमंडल को साइड में हटा के पढ़ें। क्यों? क्योंकि संविधान में, मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई स्थान ही नहीं था। ये तो बहुत बाद में आया, ये तो 44वें संविधान संशोधन, आप आगे जाके पढ़ेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल नाम का एक शब्द जोड़ा गया, एक पर्टिकुलर अनुच्छेद में 352 में। तो मोटा मोटी आप मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद से जुड़े 2 प्रावधान आपको पढ़ने हैं। पहला कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, इससे संबंधित अनुच्छेद, और करता क्या है वो, इससे संबंधित अनुच्छेद। तो 2 अनुच्छेद याद रखें, एक अनुच्छेद 74 और एक 75, 74 और 75। अब देखिए, 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को, जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में ही बताया, प्रारंभ में ही बताया कि राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को दोनों को ही मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है। दोनों ही अपने अपने कार्यों को मंत्रिपरिषद की सहायता से ही संपादित करते हैं। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता है, मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है और उसके द्वारा ही वो सारे कार्यों का संपादित करता है। इसीलिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए, मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ऐसा अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता अवश्य राष्ट्रपति है। ध्यान दें, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यह वर्णन है अनुच्छेद 75 में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये याद रखें। तो ये 2 अनुच्छेद आप यहां से मोटा मोटी याद रखें। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में, जैसे इसकी नियुक्ति कौन करता है, अभी बताया राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र किसे देता है, इसके उत्तरदायित्व किसके प्रति हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, ये सब जैसा कि आप लगभग सब में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, किसी भी पद के विषय में पढ़ते हैं तो आप यहाँ भी पढ़ेंगे। तो अभी आपको बताया नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, होती प्रधानमंत्री के सिफारिश पर है,
प्रधानमंत्री के परामर्श पर है, लेकिन करता राष्ट्रपति है। तो जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उसी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाएगा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। अब देखिए, ये लिखा हुआ है प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात मंत्री भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर महान्यायवादी का व्याख्यान क्यों कर रहा हूँ, उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों ही पद प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के। फिर इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मंत्री और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ये भी प्रसाद पर्यंत ही पद पर होते हैं, लेकिन इनको जब चाहे तब राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, जैसे महान्यायवादी को हटा सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे प्रधानमंत्री है या मंत्री है, इनको जब तक बहुमत प्राप्त है, जब तक इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, जब तक प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटाने की परामर्श राष्ट्रपति को नहीं देता है, तब तक राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री भी प्रसाद पर्यंत पद होता है, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रपति तब तक नहीं हटा सकता उसको जब तक लोकसभा में वो अपना बहुमत खो नहीं देता। तो प्रसाद पर्यंत पद अवश्य हैं ये सब, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही जब चाहे तब उनको अपने पद से नहीं हटा सकता। तो प्रसाद पर्यंत पद पर होते हैं, आवश्यक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा इनकी शपथ होती है, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। योग्यता के विषय में 2 बिंदु याद रखें। देखें, योग्यता सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन का सदस्य हो। यदि सदस्य ना हो तो 6 महीने में किसी एक सदन की सदस्यता उसके पास आनी चाहिए। यह गाढ़ा गाढ़ा नोट करें, बहुत पूछा जाता है 6 माह कि अगर कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है, और 6 माह के अंदर किसी एक का सदस्य बनना होगा। ठीक है, ये याद रखें। अब आगे आप देख रहे हैं उत्तरदायित्व। इससे बहुत प्रश्न आते हैं पीटीज में कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से किसके प्रति है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है। तो इसको बहुत ही विशेषता से याद रखें, रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, उत्तरदायित्व 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 व्यक्तिगत और नंबर 2 सामूहिक। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जाहिर सी बात है, जिसने नियुक्त किया है उसके प्रति ही उत्तरदायी होगा। तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अपने नियुक्तिकर्ता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आते हैं सामूहिक रूप से, तो नियुक्ति तो उनकी बाद में होती है मंत्री के रूप में, लेकिन मंत्री से पहले सांसद होते हैं। सांसद कौन चुनता है उनको? हम और आप। तो आम जनता उनको चुन के सांसद बनाती है, और आम जनता का सदन कौन सा होता है? लोकसभा। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो उसका नियुक्तिकर्ता होता है, अर्थात राष्ट्रपति। तो ये 2 चीजें बहुत ही विशेषता से याद रखें कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। ठीक है, एक और बिंदु याद रखें कि मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पे पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। यह प्रश्न पूछता है कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये बहुत विस्तार से मैंने आपको अपने प्रस्तावों के चैप्टर में बताया था। सारे प्रस्ताव 8-9 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, आप जाके देखें चैनल पर प्लेलिस्ट में, वो सारे प्रस्ताव मैंने आपको वहाँ बहुत डिटेल समझाए हैं। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी मंत्री के विरुद्ध पारित हो जाता है तो सिर्फ मंत्री को ही नहीं, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर मंत्री के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसको इस्तीफा देना होगा? प्रधानमंत्री, पर्टिकुलर मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल? तो आप टिक लगाएंगे मंत्री परिषद पे, पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। अब देखिए, ये लिखा है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो पहले थोड़ा समझ ले कि इसका सीन क्या है, इसकी भूमिका क्या है। आज जो ये सबसे ऊपर लिखा देख रहे हैं मंत्री परिषद, अब यहां पर इसकी परिभाषा समझ लें आप।
आप यहाँ पे तो मंत्रिपरिषद पढ़ चुके हैं, या आपने अनुच्छेद 74 में पढ़ा कि एक मंत्रिपरिषद होगा। तो मंत्रिपरिषद मोटा मोटी 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनता है, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं हम। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनके पास सारे मेन डिपार्टमेंट होते हैं, जो मुख्य विभाग होते हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, वो कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। संख्या में ये 15, 20, 18 लगभग ऐसे होते हैं। जितने भी मेन डिपार्टमेंट आपके मुंह पर आए, आप सबको नोट करें, बोले, वही सब कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं केंद्र में जिनके सबके एक मुखिया के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं और ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ये जोर डाल के इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ ये ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ना तो राज्य मंत्री लेते हैं, ना ही उप मंत्री लेते हैं। तो मंत्रालयों के मुखिया होते हैं और कैबिनेट के सदस्य होते हैं और बैठकों में भाग लेते हैं। 3 चीजें याद रखें आप कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में। आगे आप पढ़ेंगे कि इनकी संख्या लगभग 15 से 20 होती है और जितने विभाग होते हैं उतने ही कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, आते हैं राज्य मंत्री की ओर। देखिए, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। जैसा कि आपने यहां पढ़ा कैबिनेट के ये सभी विभागों के मुखिया होते हैं, ठीक इसी प्रकार जो राज्य मंत्री होते हैं वो इन कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं। इनको कैबिनेट मंत्रियों के समान अधिकार नहीं दिए जाते, लेकिन उन विभागों के कुछ विशेष कार्यों से जोड़ दिया जाता है। विभागों के विशेष कार्य इनको सौंपे जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं, मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिए जाते हैं और मंत्रालयों से संबंधित विशेष कार्य इनको दिए जाते हैं। और जैसा मैंने आपको कैबिनेट मंत्री में बताया कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, न राज्य मंत्री लेते हैं और ना ही उप मंत्री लेते हैं। तो यहाँ आप लिखा भी देखा पा रहे हैं कि राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। बहुत विशेषता से याद रखें, पूछते हैं कई बार ये कैबिनेट के सदस्य भी नहीं होते और बैठकों में भाग भी नहीं लेते। तो सबसे ऊपर आपके कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उप मंत्री, और भी नीचे उप मंत्री का क्या काम है कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स, यानी कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के जो प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय क्षेत्रों से संबंधित काम होते हैं उनमें सहायता प्रदान करते हैं। सिर्फ ये मेन काम होता है इनका। तो मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार भी इन्हें नहीं दिया जाता। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को दिए जाते हैं, उप मंत्री को वो भी नहीं दिए जाते। उप मंत्री का काम होता है कि राज्य मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों की प्रशासकीय, राजनीतिक और संसदीय क्षेत्र संबंधी सहायता करना। प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता प्रदान करना, ये काम है इनका। तो मोटा मोटी आप क्या समझे? 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री में विभागों के मुखिया कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट का हिस्सा होते हैं और जब हिस्सा है तो बैठकों में भाग लेंगे। राज्य मंत्री में कैबिनेट के सदस्य भी नहीं होते और जब सदस्य नहीं है तो भाग भी नहीं लेते। आप ऊपर लिखा देख रहे हैं। उप मंत्री और भी नीचे के पायदान पर होते हैं। ये ना कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ना भाग लेते हैं, ना ही इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। हाँ, राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार होता है, ये याद रखें। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मंत्री हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप जिस शब्द को पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद, आप पढ़ते हैं ना मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, तो मोटा मोटी आप ये याद रखें कि कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन तीनों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। तो ये जो आप ऊपर लिखा देख रहे हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इसमें आपने ये जो 3 मंत्री पढ़े हैं ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप अंतर डिस्क्राइब करके भी पढ़ेंगे। आते हैं मंत्रियों की संख्या के विषय में भी काफ़ी प्रश्न आते हैं कि आखिर कितने मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए, पहले जब संविधान का निर्माण हुआ तो ऐसा कोई परंपरा नहीं थी कि मंत्री कितने हो सकते हैं। कोई निश्चित डेटा किसी संविधान संशोधन के आधार पर या मूल संविधान में ऐसा कुछ वर्णन नहीं था। लेकिन अब पर्टिकुलर आपको 2 चीज़ याद रखनी है। पहला,
91वां संविधान संशोधन आता है और 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह कहा जाता है कि अब 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। किसके 15% से? लोकसभा की जो कुल संख्या है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा में 543 आपके सांसद हैं वर्तमान में। अब इसका 15% निकाल लीजिए, जितना भी आता है 70, 75, 80 जो भी आता है वो आपकी मैक्सिमम संख्या होगी सांसदों की। तो दो चीज़ याद रखें, एक 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये कहा गया, तो संविधान संशोधन याद रखें 91वां। दूसरा क्या कहा गया कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री भी उसमें इंक्लूड होगा। ये दो पॉइंट याद रखें कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत विशेषता से याद रखें, बहुत क्वेश्चन आए हैं इससे। चलिए आते हैं अब वही जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देख लेते हैं। मैंने वर्बली आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा और हाईलाइट करके देखते हैं। देखिए अंतर तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी 3-4 अंतर याद रखने हैं। पहला कि मंत्रिपरिषद, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मिल के मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि मंत्रिपरिषद में सदस्य ज़्यादा होंगे। और जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया कि सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल बनाते हैं, तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि इनकी संख्या कम होगी। तो फटाफट आप पहली लाइन तो यही लिख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, यानी मंत्रियों की संख्या अधिक होती है। ये एक बड़ा निकाय होता है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय होता है। तो ये मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, 60 से 70 मंत्री इसमें लगभग होते हैं। और एक छोटा निकाय है मंत्रिमंडल, 15 से 20 मंत्री होते हैं, क्योंकि केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये वाले मंत्री साहब और ये वाले मंत्री साहब, इन तीनों को मिला दीजिए तो बन जाएगा मंत्रिपरिषद। ठीक है। और केवल कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री को जोड़कर केवल कैबिनेट मंत्री, यानी कि जे वाले, मेन वाले जो आपके विभागों के मुखिया हैं, जो कैबिनेट के सदस्य हैं, जो बैठकों में भाग लेते हैं, सिर्फ वो होते हैं आपके मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिपरिषद के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में हैं। यानी कि राज्य मंत्री के पास भी शक्तियां हैं, उप मंत्री के पास भी शक्तियां हैं। चलिए आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास शक्तियां होती हैं, लेकिन क्योंकि इन तीनों को मिला के बनता है मंत्रिपरिषद, तो इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में हैं। मेन शक्तियां केवल, यानी वास्तविक शक्तियां केवल मंत्रिमंडल के पास हैं। अर्थात किसके पास हैं? कैबिनेट मंत्री के पास हैं। भाई मंत्रिमंडल जब भी मुंह से बोले ना, एकदम कैबिनेट मंत्री निकलना चाहिए, कभी भूलेंगे ही नहीं। तो वास्तविक शक्तियां केवल मंत्रिमंडल के पास हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास हैं। मंत्रिपरिषद के पास, यानी कि उप मंत्री भी शामिल हैं, राज्य मंत्री भी शामिल हैं, शक्तियां हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में हैं। संवैधानिक निकाय है मंत्रिपरिषद। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कोई भी ऐसा निकाय, कोई भी ऐसी बॉडी जिसका संविधान में वर्णन हो। अनुच्छेद 74 और 75 जो आप पढ़े हैं अभी ऊपर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बिल्कुल प्रारंभ में बताया कि इस शब्द को, मंत्रिपरिषद को, कभी मंत्रिमंडल ना पढ़ें, क्योंकि मंत्रिमंडल संविधान में वर्णित शब्द नहीं है। अब तो है, प्रारंभ में नहीं था, किसी अनुच्छेद में, संविधान के प्रारंभ में नहीं था। अब है, अब इसको जोड़ा गया है किसी अनुच्छेद के तहत, किसी संविधान संशोधन के साथ। तो अनुच्छेद 74 और 75 चूंकि हमारे मूल संविधान में है, तो उन अनुच्छेदों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। देखें अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार ये एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा? मंत्रिपरिषद। लेकिन अभी आपको बताया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। किसको? मंत्रिमंडल को। बहुत पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन किस अनुच्छेद में है। आपको 74 जरूर देगा, और जिसका भी थोड़ा भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ है वो एकदम लॉलीपॉप कैच करेगा और 74 पे टिक करेगा। तो ये बिल्कुल भी ना भूलें, 74 और 75 का दूर दूर तक
कोई रिश्ता और नाता नहीं है मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल नाम के शब्द की जैसी कोई जगह ही नहीं थी हमारे संविधान में 1978 से पहले। सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद हम पढ़ते हैं। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में एक नया शब्द जोड़ा गया, मंत्रिमंडल। वो मंत्रिमंडल आप याद रखें, यहाँ पे अनुच्छेद याद रखें, बहुत पूछा जाता है। देखिए मंत्रिमंडल के कार्य क्या है, भूमिकाएं क्या हैं। कुछ कार्य आपको मैंने अभी बताए हैं, कुछ कार्य आप खुद भी लिख सकते हैं, खुद भी बना के लिख सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं कि थोड़ा भी आप अगर अवेयर हैं संसदीय प्रणाली के बारे में तो आप ये सब, मैंने तो 4 लिखे हैं, आप 14 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सतही जानकारी के लिए आप पढ़ लें। सरकार की प्रमुख नीति निर्धारित करना होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ही सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। आर्टिकल 74 में आपने ऊपर पढ़ा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, परामर्श के लिए एक मंत्री होगा 74 में, तो राष्ट्रपति की सहायता करना एक मंत्री का कार्य होता है। सभी वित्तीय और विधायी मामलों को निपटाता है, भाई मंत्री ही तो सब निपटाएंगे, और क्या हम आप निपटाएंगे? तो सारे विधायी और वित्तीय मामले मंत्री ही निपटाते हैं। विदेश नीति भी मंत्री जी ही निर्धारित करते हैं, हम आप थोड़े करेंगे। तो ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के विषय में है। चैप्टर को इस तरीके से पढ़ें कि आप पूरा चैप्टर पढ़ते समय अपने दिमाग में मंत्री परिषद रखें, तीनों प्रकारों को पढ़ें, उनसे संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ें, उनके कार्यों को पढ़ें, जो मैंने यहाँ लिखा है उनके कार्यों को पढ़ें, और अंत में जाके मंत्रिमंडल के बारे में जानें। कंफ्यूजन तभी आपके दिमाग में नहीं रहेगा जब आप मंत्रिमंडल को बाद में जानेंगे और सिर्फ एक संविधान संशोधन के रूप में जोड़े गए शब्द के रूप में जानेंगे। कभी भी बोलचाल की भाषा में भी आप बोलें, बोलचाल की भाषा से मेरा तात्पर्य है कि जब भी आप संविधान से संबंधित किसी से बातचीत करें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों शब्दों में फ़र्क है। आप जब बोलें तो सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि आपको इन शब्दों या इनसे संबंधित ज्ञान के विषय में सतही जानकारी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पूरा का पूरा मसाला है मंत्रिमंडल के विषय में, मंत्रिपरिषद के विषय में, जहाँ से कुछ भी पूछने की कोई भी गुंजाइश होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक रह जाता है, यहाँ नहीं लिखा है, सोचा आप लोगों को बरवली बता दूंगा मौखिक रूप से। एक किचन कैबिनेट हुआ करती थी पहले, जब इंदिरा गांधी जी का ज़माना था तो इंदिरा गांधी जी के ज़माने में एक किचन कैबिनेट हुआ करती थी। जैसे ये कैबिनेट मीटिंग है, उप मंत्री है, राज्य मंत्री है, ऐसे ही एक किचन कैबिनेट हुआ करती थी। और उस किचन कैबिनेट में चाय की मेज़ पे, डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग टेबल पे बैठ के सारे मंत्री या घर के परिवार के सदस्य जो है ऐसे ही झूठे ही अपना जो मन होता था डिसीजन ले लिया करते थे। जो मन होता था से तात्पर्य है कि बिना किसी संवैधानिक परंपराओं के चाय की टेबल पे बैठ के एक कमरे के अंदर बैठ के अपने आप डिसीजन लिया करते थे, उसे किचन कैबिनेट कहा करते थे। वो तो खैर एक ज़माने पुरानी बात है, किन परिस्थितियों में वो सब होता था वो आप सब जानते हैं, वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। ये हमने आज चर्चा की है बहुत ही विस्तार से मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के विषय में। इसके ठीक बाद हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे और फिर हम राज्यों की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम केंद्र में ही हैं, तो इसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में आप जानेंगे बहुत ही विस्तार से। प्रधानमंत्री के बारे में जानने के साथ साथ ये जो आप 2 अनुच्छेद लिखे देख रहे हैं, ये कई टुकड़ों में होते हैं। अनुच्छेद 78 होता है, अनुच्छेद 75, 1, 2, बहुत सारे इसके सब सेक्शंस हैं, वो बहुत डिटेल में वहाँ से पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी आपके सामने दोबारा उपस्थित होते हैं। बहुत ही ईमानदारी से और मन लगा के पढ़े रहिए। नमस्कार।